बर्फ से ढके समंदर में निकले वो जहाज जो सिर्फ सामान नहीं बल्कि सोवियत यूनियन की बका ले जा रहे थे। ये कहानी है एक ऐसे समंदर और जहाज की जहां हर लहर मौत थी और हर लम्हा एक कुर्बानी। दोस्तों, ये 1942 की एक सच्ची कहानी है। सेकेंड वर्ल्ड वार में जब अलाइड फोर्सेस मिलकर जर्मनी के खिलाफ लड़ रही थी तो सोवियत यूनियन ने भी उस वक्त जर्मनी के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, लेकिन सोवियत यूनियन के पास हथियार बहुत कम थे। इसलिए दूसरे ममालिक शिप्स के जरिए इमदादी सामान और हथियारों को 12 दिनों तक रूस पहुंचाने का फैसला करते हैं। कहानी का आगाज 1942 से होता है और हम जहाजों के एक काफिले को समंदर में देखते हैं जिन्हें रूस की तरफ बढ़ते हुए आज चौथा दिन है। तभी इनमें से एक जहाज पर हलचल नजर आती है। इस जहाज के तमाम मेंबर भागते हुए डेक पर आते हैं और यहाँ पहुंचकर इन्हें एक जहाज से सिग्नल मिलते हैं कि एक जर्मन बोट इनके आसपास ही है। इस पे कैप्टन अपने जहाज के गनर को अलर्ट रहने को बोलता है तो इसी दम एक जहाज ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर सब घबरा से जाते हैं, लेकिन ऊपर से एक एयरक्राफ्ट आता है और बम गिराकर इस जर्मन बोट को तबाह कर देता है। सीन बदलता है और हम इस जहाज के कैप्टन सकार को रेडियो ऑपरेटर रैगन हिल्ड के साथ आगे के सफर पर बात करते देखते हैं। इसी दौरान यहाँ सेकंड रेडियो ऑपरेटर आता है, जिसे देखकर रैगन हिल्ड कैप्टन से कहती है कि ये नया ऑपरेटर तो बिल्कुल अनजान है, इसलिए हमें इसे बदलना होगा। इस पे कैप्टन बोलता है कि ये मोर्स कोड पढ़ने में सबसे ज्यादा बेहतर है। ये सुनकर रैगन हिल्ड इसका टेस्ट लेती है जिसमें ये कामयाब रहता है और यहीं हम इस जहाज के वाइस कैप्टन मार्क को देखते हैं जो जहाज के सभी मेंबर से अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और इसके बाद कैप्टन और वाइस कैप्टन एक साथ बैठकर चाय पीते हैं। आज समंदर में इन्हें 7वां दिन है और कैप्टन रेडियो ऑपरेटर से कहता है कि मुझे वाइस कैप्टन कुछ ठीक नहीं लगता और आज से तुम इस पर खुफिया नजर रखोगी। रैगन हिल्ड सोई होती है तो उसे रेडियो पर मोर्स कोड के जरिए एक मैसेज मिलता है जिसे कैप्टन देखकर हैरान हो जाता है। इस मैसेज में बताया जाता है कि काफिले को बंद किया जा रहा है और सब जहाज वापस रशियन बंदरगाह की तरफ जाएंगे क्योंकि ब्रिटिश ने मदद वापस ले ली है और कोई भी जहाज इमदादी एयरक्राफ्ट के बगैर आगे नहीं जा सकता। मार्क पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तो इस पे रैगन हिल्ड बताती है कि शायद जर्मनी के जंगी जहाज हमारी तरफ बढ़ रहे हों और इसलिए उन्हें ऐसा फैसला लेना पड़ा। कैप्टन कहता है कि हम कहीं से भी जाएं लेकिन रहेंगे दुश्मन के ही दायरे में। कैप्टन स्कार वाइस कैप्टन मार्क से सलाह लेता है कि हमें क्या करना चाहिए। इस पे मार्क कहता है कि हमें वापस आइसलैंड जाना चाहिए क्योंकि मिलिट्री सपोर्ट के बिना हम रूस तक नहीं जा सकते। ये सुनकर जहाज का इंजीनियर कहता है कि कैप्टन मार्क ठीक कह रहे हैं क्योंकि जहाज के इंजन में कुछ खराबी है और जहाज कहीं भी बंद हो सकता है। लेकिन कैप्टन स्कार किसी की सलाह पर अमल नहीं करता और कहता है कि इस वक्त हमारे दोस्त मुल्क को मदद की जरूरत है और हम आगे की तरफ ही बढ़ेंगे। कैप्टन के इस फैसले पर कोई खुश नहीं होता। मार्क बोलता है कि आप बाकी मेंबर से क्या कहेंगे। कैप्टन कहता है कि हम उन्हें उतना ही बताएंगे जितना उन्हें जानने की जरूरत है। बाकी के सारे इमदादी जहाज अलग होकर वापस जाने की तैयारी करते हैं मगर ये लोग आगे की तरफ अपना सफर जारी रखते हैं। अचानक से ये एक डूबते जहाज को देखते हैं और इसके ऊपर बैठे लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। ये देखकर वाइस कैप्टन मदद करने के लिए उनकी तरफ जाने का ऑर्डर देता है, लेकिन इस जहाज तक पहुंचने से पहले वो ब्लास्ट हो जाता है और इस पे मौजूद लोग भी मारे जाते हैं। ये देखकर कैप्टन स्कार स्पीड कम करके जहाज को बाईं जानब घुमाने का कहता है और जब ये दूरबीन से देखता है तो इसे पता चलता है कि जर्मन ने समंदर के अंदर जगह जगह माइंस बिछाई हुई हैं। ये देखकर कैप्टन जहाज का इंजन बंद करने का बोलता है। इसके बाद कैप्टन फैसला करता है कि हमें कुछ लोगों को समंदर में भेजकर माइंस को साइड पर करना होगा और इसके लिए सबसे कम उम्र लोगों को चुनने का फैसला लिया जाता है और इनमें से एक रेडियो ऑपरेटर एक्शन भी होता है। ये दोनों बड़े ध्यान से एक डंडे की मदद से माइंस को हटाते हैं, लेकिन अचानक से एक्शन की रस्सी खुल जाती है और वो पानी में गिर जाता है। इसके साथ ही इसकी तरफ रस्सी भी फेंकते हैं मगर एक्शन रस्सी को पकड़ने में नाकाम रहता है और कोहरे में कहीं गुम हो जाता है। मगर कैप्टन इन्हें मोटिवेट करते हुए कहता है कि हम ये कर सकते हैं। ये सुनकर मार्क को कैप्टन पे गुस्सा आता है और इसे कहता है कि तुमने जहाज और सामान को तो बचा लिया है मगर एक मासूम की जान ली है और अगली बार ऐसा काम करना हो तो तुम खुद ऐसा करना। इस पे स्कार कहता है कि मैंने सबकी जान बचाई है और ऐसे फैसले मुझे लेने ही पड़ते हैं। इस हादसे की वजह से सभी मेंबर सदमे में होते हैं। इसके बाद कैप्टन इंजन रूम में जाता और इंजीनियर से सिचुएशन पूछता है, लेकिन इंजीनियर आगे से बोलता है कि मैं इसी वक्त जहाज को छोड़ना चाहता हूँ। स्कार कहता है कि हम में से कोई भी यहाँ अपनी मर्जी से नहीं है। अगर तुम इस वक्त चले गए तो हम सब फंस सकते हैं क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और इंजन को ऑपरेट नहीं कर सकता और अगर तुम हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें छुट्टी पर भेज दूंगा। इस पे इंजीनियर मान जाता है और कैप्टन से कहता है कि अगर हम कम रफ्तार से चलते रहे तो कोई मसला नहीं होगा। अगले दिन जहाज का एक मेंबर रेडियो ऑपरेटर एक्शन का सामान लेने आता है। अचानक से इसके हाथ से एक्शन की डायरी गिरती है जिसमें से इसे वो वार्निंग मैसेज मिलते हैं जो दूसरे जहाजों ने इन्हें भेजे थे। इसे ये जान जाता है कि हम एक बहुत बड़े खतरे में हैं और कैप्टन ने हमसे झूठ बोला था और ये बाकी मेंबर को भी कैप्टन के झूठ के बारे में बताता है। मार्क कैप्टन स्कार के कैबिन में आता है और इसे बताता है कि सभी को इस बात का पता चल चुका है कि मिलिट्री की मदद हट चुकी है और सब इस बात से भड़के हुए हैं। कैप्टन इनके पास आता है और किसी तरह से इन्हें शांत करता है कि हम सेफ रूस तक पहुंच जाएंगे। आज इन्हें जहाज पर नामा दिन है और इन्हें 23 नंबर जहाज से डिस्ट्रेस के सिग्नल आते हैं और फिर अचानक से सिग्नल बंद हो जाते हैं क्योंकि 23 नंबर जहाज एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और इसी दौरान मार्क और स्कार के बीच बहस छिड़ जाती है। तभी एक जर्मन एयरक्राफ्ट आता है और इन पर हमला करने के लिए इनकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर कैप्टन सबको नीचे जाने का कहता है जबकि गनर जोहान और उसका हेल्पर प्लेन को तबाह करने में लग जाते हैं, लेकिन प्लेन की गोलियों से जहाज पर काफी तबाही मचती है।
इस सीन को देखकर एक मेंबर काफी ज्यादा डर जाता है और उसे कोई समझ नहीं आती कि वो क्या करे। इसी वक्त मार्क आता है और उसे अपने साथ नीचे चलने को कहता है, मगर वो इस खौफ की वजह से उसकी बात पर तवज्जो नहीं देता और इसी बीच एयरक्राफ्ट दोबारा आता और इन पर हमला करता है और इस हमले में ये मारा जाता है। इसके बाद सब लोग आग बुझाने में लग जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ कैप्टन स्कार बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, जिससे कैप्टन की हालत बिगड़ने लगती है। ये देखकर कैप्टन को कैबिन में ले जाया जाता है, जहाँ रैगनहिल्ड इसे बेहोशी का एक इंजेक्शन देती है और इसके पेट से लोहे के टुकड़े को निकालकर जख्म सी दिया जाता है। और दूसरी तरफ जर्मन प्लेन इन पर हमला जारी रखता है। जोहान इसे काफी टफ टाइम देता है, लेकिन वो हमला जारी रखता है। आखिर पूरे फोकस के साथ वो एक बार फिर निशाना लगाता है और इस मरतबा निशाना ठीक जा लगता है और प्लेन क्रैश होकर पानी में जा गिरता है। कैप्टन स्कार की हालत अभी तक ठीक नहीं होती, जबकि जहाज के बाकी लोग भी डर की वजह से काफी परेशान होते हैं। मार्क कहता है कि जब तक कैप्टन होश में नहीं आता चार्ज मैं संभालूंगा और हम आगे जाने के बजाय वापस आइसलैंड जाएंगे। रैगनहिल्ड कहती है कि तुम इस फैसले से गिरफ्तार हो सकते हो। ये सुनकर मार्क कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन इसके बावजूद ना रैगनहिल्ड इसका साथ देती है ना कोई और। ये देखकर मार्क एक नई चाल चलता और कैप्टन स्कार को एक और बेहोशी का इंजेक्शन देता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त के लिए बेहोश रहे और इस सब वक्त में वो खुद फैसले कर सके। और फिर वो इसकी चाबियां निकालकर इसकी गन को लॉकर में रख देता है और उसको बाहर से लॉक कर देता है। इसके बाद मार्क इंजन रूम में आता है और इंजीनियर से पूछता है कि अभी तक इंजन स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। इंजीनियर बताता है कि ज्यादा स्पीड की वजह से इंजन खराब हो गया है और हम कम रफ्तार से कुछ ही हद तक जा सकते हैं और इंजन को ठीक करने में 12 से 13 घंटे लग सकते हैं। इसके बाद मार्क रैगनहिल्ड से आकर मिलता है, जो इसे बताती है कि अभी अभी बाकी जहाजों से सिग्नल मिल रहे हैं और पता नहीं कितने जहाज बचे हैं और अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो कोई पता नहीं जर्मन एयरक्राफ्ट हमें कब तबाह कर दें। मार्क बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर मैप को देखकर उसे कुछ याद आता है और कैलकुलेशन करने के बाद मार्क जहाज को उत्तर की तरफ ले जाने के ऑर्डर देता है। फिर वो सभी मेंबर्स को जमा करता है और इनसे बोलता है कि जर्मन्स ने हमारा काफी नुकसान किया है, एक्शन भी हमारे दरमियान नहीं और अभी तक कैप्टन की हालत भी वैसी ही है और हमारे जहाज का इंजन भी खराब है और शायद कुछ वक्त बाद इंजन पूरी तरह से बंद हो जाए, इसलिए जहाज के रुकने से पहले हमें उत्तर की तरफ जाना होगा, जो कि जर्मन प्लेन के दायरे से बाहर है और इसी तरह हमें अपने जहाज के इंजन को ठीक करने का भी वक्त मिल जाएगा। इसके बाद हम जोहान और उसके हेल्पर सिगार्ड को देखते हैं। जोहान अपने हाथ पर लकीरें बना रहा होता है। आज इसने 2 जहाज गिराए थे। हर जहाज को गिराने के बाद वो एक लकीर अपने हाथ पर बनाता है। इसी तरह आज उसके हाथ पर 9 लकीरें हो चुकी हैं। आज सफर पर निकले इनके जहाज को 12वां दिन है और ये सब वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ जर्मन प्लेन का दायरा खत्म हो जाता है, जहाँ चारों तरफ बर्फ की एक मोटी चादर है। गनर जोहान की गन मशीन पूरी तरह से जम चुकी होती है और वो इससे बर्फ हटाने में लगा होता है। ये देखकर वाइस कैप्टन मार्क कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जर्मन प्लेन के दायरे से बाहर हैं, इसलिए हमें फिलहाल यहाँ गन मशीन चलाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तभी यहाँ रैगनहिल्ड आती है और मार्क से कहती है कि तुमने यहाँ आने का फैसला ठीक किया, क्योंकि हम कुछ वक्त के लिए आराम कर सकते हैं और इसी दौरान जहाज के इंजन को मरम्मत करने का भी वक्त मिल जाएगा और हो सकता है कि इसी दौरान रशियन एयरक्राफ्ट हमारी मदद को भी आ जाएं। ये सुनकर मार्क कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी उनका इंतजार किया है। मैं 15 लोगों के साथ एक लाइफ बोट पर था। मुझे लगा कि रशियन हमारी मदद करेंगे। वहाँ से बहुत ज्यादा प्लेन गुजरे मगर किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, जिसकी वजह से सब लोग ठंड से जम के मर गए। बस 4 लोग जिंदा बच पाए और उनमें से एक मैं भी था। मगर रैगनहिल्ड बोलती है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतने दिनों बाद उन्हें हमारे जहाज की उम्मीद नहीं होगी। आज इन्हें इस जहाज पर 13वां दिन है। मार्क जब कैप्टन स्कार के कैबिन में जाता है तो कैप्टन वहाँ नहीं मिलता। ये देखकर मार्क घबरा जाता है और भागे भागे लॉर्ड्स के पास जाता है और उससे बताता है कि कैप्टन स्कार अपने कैबिन में नहीं है। मार्क इससे कहता है कि तुम ऊपर जाओ और मैं नीचे देखता हूँ। ये दोनों कैप्टन को पूरे जहाज में देखते हैं। फिर मार्क नीचे तय खाने में जाता है, जहाँ वो हथियार रखे होते हैं जो इन्हें रूस को पहुँचाने हैं। इसी बीच जहाँ कुछ हलचल होती है। मार्क जब अपने पीछे देखता है तो कैप्टन स्कार गन लिए बैठा होता है। कैप्टन को देखकर मार्क घबरा जाता है और ये सहमा हुआ कैप्टन के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस ये चाहता था कि कोई तुम्हारे कैबिन में ना आए और तुम्हें परेशान करे। कैप्टन इससे चाबियां मांगता है तो मार्क जहाज की सारी चाबियां कैप्टन को दे देता है। इसी बीच यहाँ रैगनहिल्ड आती है और इन्हें बताती है कि एक जर्मन एयरक्राफ्ट यहाँ आ रहा है। ये सुनकर ये दोनों घबरा जाते हैं और जहाज पर मौजूद सभी लोगों को अलर्ट होने का कहते हैं और इनको नीचे जाने का बोलते हैं। इसके बाद कैप्टन स्कार अपना चार्ज संभाल लेता है और मार्क से कहता है कि जल्दी से गनर को उनकी पोजीशन संभालने का कहो। इस पे मार्क कैप्टन से कहता है कि ठंड की वजह से गन मशीन जम चुकी है और हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तब अचानक से कैप्टन को याद आता है कि इनके पास 3 एंटी एयरक्राफ्ट गन नीचे रखी होती हैं, जिन्हें ये लोग रूस लेकर जा रहे हैं। लेकिन समस्या ये थी कि ये एंटी एयरक्राफ्ट गन को क्रेन की मदद के बगैर ऊपर नहीं ले जा सकते, इसलिए इन्हें इस तोप को कार्गो हैच से ही चलाना होता है। फिर ये लोग इस तोप को हैच के दरमियान लाते हैं और इसकी पोजीशन को ठीक करते हैं ताकि इसे यहीं से चलाया जा सके। दूसरी तरफ मार्क रैगनहिल्ड के साथ देखता है कि मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है और ऐसे में जर्मन इनके जहाजों को आसानी से निशाना बना सकते हैं। और अचानक इसके दिमाग में एक आइडिया आता है और ये कैप्टन से बोलता है कि हमें सारे जहाज को सफेद कलर से रंगना होगा ताकि इस बर्फ में वो हमारे जहाज को ना देख सके। इसके बाद ये सब लोग पूरे जहाज को सफेद कलर और चादरों से कवर कर देते हैं ताकि जर्मन एयरक्राफ्ट इन्हें ढूंढ ना सके। अब जहाज हर तरफ से सफेद बर्फ की तरह लग रहा होता है और ऐसे में इन्हें स्पॉट करना आसान नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ तोप सेट हो चुकी होती है, लेकिन प्लेन पर हमला करने के लिए इनके पास एक ही मौका होता है
लेकिन प्लेन पर हमला करने के लिए इनके पास एक ही मौका होता है। अगर इनका निशाना चूक गया तो जर्मन एयरक्राफ्ट इन सबको एक ही हमले में तबाह कर देगा। तभी ऊपर निगरानी करता हुआ लॉर्ड्स इन्हें बताता है कि मुझे प्लेन नजर आ रहा है और वो इस वक्त 5 मील के फासले पर है और सीधे हमारी तरफ बढ़ रहा है। मार्क इनसे कहता है कि अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो दूसरे एयरक्राफ्ट को भी भेजेंगे। इस पे कैप्टन स्कार कहता है कि ये जरूरी नहीं। फिर मार्क ऊपर लेटे हुए लॉर्ड से पूछता है कि इस वक्त कितने प्लेन हमारी तरफ आ रहे हैं। लॉर्ड्स बताता है कि सिर्फ एक। इस पे मार्क कहता है कि वो हमें देख नहीं पाए, अगर देखा होता तो और भी जर्मन प्लेन जरूर आते, इसलिए हमें तोप नहीं चलानी चाहिए क्योंकि हमारे पास हमला करने का एक ही मौका है। कैप्टन स्कार बोलता है कि तुम्हें अपनी सलाह अपने पास रखनी चाहिए क्योंकि प्लेन हमारी तरफ आ रहा है और वो हम पर हमला जरूर करेगा। जबकि रैगनहिल्ड भी मार्क का साथ देती है और कहती है कि वो और प्लेन जरूर भेजेंगे। मार्क बोलता है कि अगर हमला चूक गया तो उन्हें हमारी पोजीशन का पता चल जाएगा और ना भी चूका तो भी वो हमारी पोजीशन को जान जाएंगे। कैप्टन स्कार कहता है कि हम इस तरह चुपचाप नहीं बैठ सकते, अगर हमला ना किया तो वो बम गिराकर हम सबको मार देंगे। मार्क गनर जॉन से कहता है कि पेंट की वजह से उन्होंने हमें नहीं देखा, इसलिए तुम तोप मत चलाना। लेकिन कैप्टन किसी की बात नहीं सुनता और जॉन से बोलता है तुम्हें प्लेन जैसे ही नजर आए तुम हमला कर देना। अब जर्मन प्लेन बिल्कुल इनके नजदीक आ चुका होता है और ऊपर निगरानी करता लॉर्ड्स जॉन को रेडी रहने का बोलता है। प्लेन जैसे ही इनके ऊपर से गुजरता है तो जॉन तोप नहीं चलाता और ना ही ये जर्मन प्लेन इन पर हमला करता है क्योंकि सफेद कलर की वजह से वो इनके जहाज को सपोर्ट ही नहीं कर पाता। इस तरह ये सब बचते हैं और इनकी जान में जान आती है और मार्क की बात सही साबित होती है। लेकिन कैप्टन स्कार अपनी जिद और अपने फैसले की वजह से काफी शर्मिंदा होता है। जबकि इंजीनियर इन्हें बताता है कि इंजन ठीक हो चुका है और हम चलने के लिए तैयार हैं। इसके बाद मार्क कैप्टन के कैबिन में जाता है और कैप्टन मार्क के लिए के फैसले की इज्जत करता है। जब मार्क कैप्टन के कैबिन में लगी हुई तस्वीर के बारे में पूछता है तो कैप्टन बताता है कि मैं बचपन से अनाथ था और जहाज के लोग ही मेरा परिवार हैं और मैं 5 बार अटलांटिक ओशन को पार कर चुका हूँ और मैं हमेशा सोचता था कि जहाज पर फैसला लेने का हक सिर्फ एक आदमी के पास होना चाहिए, नहीं तो इंतशार फैलने का खतरा होता है। लेकिन मैं गलत था और कैप्टन जहाज का चार्ज मार्क को सौंप देता है। इसके बाद मार्क रैगनहिल्ड के पास आता है और बोलता है कि मैंने अपना फैसला चेंज कर लिया है और अब हम वापस जाने के बजाय रूस जाएंगे। और इस जहाज के रूस पहुंचने के बाद 78 जहाज इसी रास्ते से इमदादी सामान लेकर रूस पहुंचे थे। इस तरह इस कहानी का एंड हो जाता है। दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।